Good morning, students. Current electricity lecture number 2 for 12th class. टॉपिक है आपका मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन ए सर्किट। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक सर्किट के अंदर बैटरी का काम क्या होता है। उसका काम होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a circuit। ये काम था किसका? एक बैटरी का। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मेरे पास ये एक टैंक है वाटर का और एक टैंक है वाटर का इधर। तो डेफिनेटली अगर मैं इस नीचे वाले टैंक को ऐसे कनेक्ट कर दूं ऊपर वाले से, तो क्या होना है, इसका वाटर इसके अंदर आ जाएगा। कब तक आता रहेगा? जब तक इसमें वाटर और इसमें वाटर दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक वाटर इसमें आता रहेगा। यानी हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर का फ्लो होता है। आपने देखा है, अगर मैं चाहूं कि ये फ्लो लगातार होता रहे, यानी मैं जब भी देखूं तो मेरे को ये लगे कि ऊपर वाले में से पानी नीचे वाले में आ रहा है, यानी इसको मैं रेगुलेट करना चाहता हूं। ऊपर वाले से नीचे वाले में आ रहा है और मैं चाह रहा हूं कि नीचे वाले से अब कहां चला जाए, ये ऊपर वाले में चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पंप सिस्टम सेट करूंगा और उससे इस वाटर को वापस इसके अंदर डाल दूंगा। तो मेरे को ये बताइए, ऐसा क्या पॉसिबल है कि मैं केवल पाइप पे नीचे वाले टैंक में लगा के और ऊपर छोड़ दूं और ऊपर वाले में से वाटर इसमें आए और वो अपने आप इसमें चला जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये करने के लिए, ऐसा करने के लिए, यानी वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले जाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क जनरली हम किससे करते हैं? मोटर, जो पानी वाली मोटर होती है ना, उससे। वो मोटर यहाँ पे लगा दे, वो पानी को लगातार इससे इसमें डालती रहेगी। तो ये काम, तो जो मोटर होती है ना पानी वाली मोटर, तो हर बहुत से काम करती है। तो जो ये काम करते हैं पानी को नीचे से ऊपर ले जाना, उसको पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंप। शायद आपने पहले सुना होगा, पहले वो हाथ से पानी खींचते थे ऐसे, तो उसको बोलते थे हैंड पंप। तो पंप का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो वाटर को लोअर लेवल से उठा के ऊपर ले आए, उसको पंप बोलते हैं। तो वही है, यहाँ पे लोअर लेवल से वाटर को कहां लेके जा रहे हैं। तो इसमें जो वाटर का रेगुलेशन बना, इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कि हाउ द करंट इज मेंटेन इन सर्किट। एक सर्किट के अंदर करंट मेंटेन कैसे होगा? तो शायद आपको याद हो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, और उसमें आपने देखा था कि करंट का फ्लो तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो मैं एक सर्किट ले लेता हूं, यहाँ पे इधर है आपका रेजिस्टेंस और यहाँ पे कोई और डिवाइस लगा देता हूं। इसका सिंबल होता था, भूल तो नहीं गए हो? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे मैं नीचे एक की हेल्प से और क्या लगा देता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ मैं? बैटरी लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। डेफिनेटली करंट का फ्लो किधर होगा? इधर। तो पहले आप बैटरी की बजाय सेल लगा लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं सेल ही ले रहा हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक एमीटर लगा देता हूँ, एमीटर, जो करंट का फ्लो हमें बता सके कि कितना फ्लो हो रहा है। ये है आपकी ऑन ऑफ की, ये है आपका रेजिस्टेंस।
मैंने क्या किया कि स्विच को ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो मैंने देखा एम्पियर के अंदर रीडिंग 0.1 आ रही थी। कितना करंट फ्लो कर रहा था? 0.1 एम्पियर। तो आपको पता है करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई टी। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को माना जाता है, लोअर किसको माना जाता है? नेगेटिव को। तो वो चार्ज आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया, यानी ऐसे आपका फ्लो हो गया। अब मेरे को ये बताइए कि अगर मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर करंट 0.1 एम्पियर मेरे को दिखता रहे, तो ये रेट ऑफ फ्लो भी आपका बना रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है? भाई जितना चार्ज पॉजिटिव था वो तो एक बार चला गया इधर, और वो इधर आके न्यूट्रलाइज हो गया, नेगेटिव के साथ मिल गया। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आना पड़ेगा। इट मींस अब चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा, और जो ये काम करता है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हम चार्ज लेके जाएंगे तो वर्क होगा तो कोई ना कोई फोर्स भी वहां पे लगा होगा, तभी तो वर्क हो सकता है। ये अगर मैं गैप मान के चलूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d, तो इससे इस टर्मिनल तक, यानी ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे पॉजिटिव तक चार्ज को ले जाने के लिए फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। क्या लगेगा? EMF। इट मींस इस सर्किट में अगर मेरे को ये करंट मेंटेन रखना है, कितना? 0.1 एम्पियर, तो मेरे को एक ऐसा सोर्स चाहिए जो लगातार EMF प्रोवाइड करवाता रहे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करवाता रहे। तो यानी टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन ए सर्किट वी रिक्वायर्ड ए सोर्स ऑफ EMF। किसकी जरूरत पड़ेगी? सोर्स ऑफ EMF की। किसकी जरूरत पड़नी है? सोर्स ऑफ EMF की। अब ये सोर्स ऑफ EMF क्या हो सकता है? एक सेल हो सकती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या बैटरी हो सकती है, या जनरेटर हो सकती है। तो ये आपके इसके सोर्स हो सकते हैं। इनकी हेल्प से हम इसके अंदर करंट को मेंटेन रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे EMF। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि एक सोर्स ऑफ EMF की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए टू मेंटेन द करंट इन ए सर्किट। तो ये EMF क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली आपको लिखा मिलेगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक को A नाम दिया और एक को B नाम दिया। अभी मैंने पढ़ा था कि एक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए या करंट के फ्लो को स्टेडी करने के लिए, एक जैसा करने के लिए जो सोर्स ऑफ EMF है वो क्या होता है? बैटरी। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी की दो प्लेट्स हैं, एक को मैंने A नाम दिया और एक को मैंने B नाम दिया। तो क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो उन रिएक्शंस के कारण मैं मान लेता हूं
कि इसके अंदर जो फ्री चार्जेस थे वो ए और बी प्लेट के ऊपर अक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो मान लिया कि उसकी वजह से इधर तो पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हुआ और इधर अक्यूमुलेट हुआ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसके लिए जो फोर्स है वो मैंने मान लिया Fn है, कि ये फोर्स लगा जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E यहाँ पे सेटअप हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा Fe। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स माने, ये है आपका नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेयर Fe is equal to EQ, that is opposite direction to the Fn, जो कि Fn के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब होता क्या है कि ये चार्ज अक्यूमुलेट होता रहेगा कब तक? जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए? मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए। इट मीन्स उस टाइम पे जाके Fn और Fe दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जो ये वाला फोर्स है Fe, जिसको मैंने E इंटू में D लिखा, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B प्लेट। तो ये वाला जो फोर्स है ये क्या कर रहा है? चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव पे अक्यूमुलेट करवा रहा है। इट मीन्स सम वर्क इज डन। तो W इज इक्वल टू फोर्स दैट इज Fe इंटू में D। तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई वर्क होगा जो कि कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है, तो ये आपका E इंटू में क्या वो है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने वो D कर दिया था, जो डिस्टेंस है वो नहीं, तो क्या इंटू में होता है, पढ़ा था हमने। E इज इक्वल टू F अपॉन में क्या, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज, तो वो वाला है F इज इक्वल टू E इंटू में क्या। तो ये क्या है? चार्ज विच इज अक्यूमुलेट ऑन द प्लेट A एंड B। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट D मैंने लिया है, दैट इज द गैप बिटवीन A एंड B प्लेट, वेयर वर्क इज इक्वल टू Fe इंटू D। तो मेरे पास इतना वर्क यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन, विच इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर, जिसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं EMF को। E ही आप बोल सकते हो, विच इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे W की वैल्यू आप रख सकते हो, जो कि क्या है? Fe इंटू में D। तो E इज इक्वल टू F E इंटू में D अपॉन Q। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जनरली इसको E इज इक्वल टू W बाई Q के नाम से ही पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब आता है आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका सोर्स। तो सोर्स आपकी क्या हो सकती है? सेल हो सकती है, बैटरी हो सकती है, ठीक है। तो एक चीज और है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब देखिए, ये जो मैंने आपका डायग्राम बना रखा है,
इसमें ये टर्मिनल यहीं पे छोड़ दिए, मैंने इनको सर्किट में यूज नहीं किया है। इट मीन्स इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि जब तक किसी बैटरी को मैं सर्किट में यूज नहीं करता उस टाइम पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है और उसी को उसका ईएमएफ बोलते हैं। यानी ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड। यानी ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। सेम वही यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर देते हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोल लेंगे, तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए ओपन सर्किटेड बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ, तो ये बहुत जरूरी है। जितने भी साइंटिस्ट आ रहे हैं या कोई भी नई स्टेटमेंट आ रही है, नई टर्म आ रही है, वो किस साइंटिस्ट ने दी, क्योंकि अब की बार जो आपका साइंस क्विज हुआ था उसमें एक राउंड होता है क्वेश्चनिंग का, तो उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली सारे साइंटिस्ट के नाम पूछे गए थे कि ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी। तो ये चीजें आप साथ साथ एक एक करके याद करके चलोगे तो इजीली याद हो जाएंगी। तो एक जर्मन फिजिस्ट गेरुग्रे सीमेन ओम in 1828 gives a relation between potential difference V, current I and resistance R, that is later known as Ohm's law। एक जर्मन फिजिस्ट था जिसने V, I और R के बीच में एक रिलेशन दी जिसको बाद में ओम्स लॉ के नाम से जाना गया। वो था क्या, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट वायर इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर आर कांस्टेंट। यानी अगर हम फिजिकल कंडीशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, जो एरिया है, लेंथ है, इनको अगर यूनिफॉर्म कर दें तो उस वायर के अंदर से फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है। सपोज ये वायर है, ये ए और बी दो टर्मिनल हैं, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके ऊपर ये आई की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से इस सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है विच इज इक्वल टू आर, जिसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे लिया है आर आई, वेयर आर इज द कांस्टेंट एंड हियर इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यहाँ पे उसको किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ओम ने एक सेटअप किया, किसके लिए, ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए। वो सेटअप आपके फिजिक्स में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा कि एक सर्किट को डिजाइन करना तो एक्टिविटी है, और उससे यानी ओम्स लॉ को ऑब्टेन करने के लिए, यानी वी और आई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए एक सेटअप बनाना है, एक एक्सटर्नल सर्किट बनाना, यानी सभी इक्विपमेंट्स अलग अलग आपको कनेक्ट करके दिखाने होते हैं। ये तो रहेगी एक्टिविटी। और फिर उस वायर का पर यूनिट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यानी उसकी रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, तो उसके लिए वो डायग्राम आपका क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं कि ये तो मैंने लगाया एक रेजिस्टेंस, सेटअप जो करना होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद एमीटर, ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं लगा रहा हूं रियोस्टेट। पता होगा सभी को रियोस्टेट क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका एमीटर है। और इधर मैं लगा रहा हूं सोर्स ऑफ ईएमएफ, उससे पहले के ऑन ऑफ की लगा देता हूं मैं। और ये लगा दिया सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। अब देखिए मेरे को तो क्या चाहिए, आई चाहिए और वी चाहिए। तो आई तो यहां से मिल जाएगा, लेकिन वी के लिए वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूं, एक वोल्ट मीटर। तो यहां से क्या करेंगे, इस रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करेंगे और वी और आई की कम से कम 5 रीडिंग हम वोल्ट मीटर और एमीटर की लेंगे और उन रीडिंग्स की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वी और आई के बीच में, जो कि कैसा होता है, लीनियर होता है। तो एक्स एक्सिस पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूं और वाई एक्सिस पे करंट। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरह का ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। तो आपने जो रीडिंग ली उससे अगर ऐसा ग्राफ आया तो आपने रीडिंग सही ली है, अदरवाइज आपकी रीडिंग में कुछ मिस्टेक है। तो एक चीज और बता देता हूं यहीं पे, आज ये चीज क्लियर कर लो कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही लगाना होता है और एमीटर को हमेशा सीरीज में ही लगाना होता है। कारण क्या है, क्योंकि आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को मैं मान लूं कि इस वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट कर दूं, यहां पे कनेक्ट कर दूं, तो और यहां से हटा देता हूं, तो अब क्या होगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इस सर्किट के सीरीज में आ गया तो रेजिस्टेंस इसके अंदर से करंट के फ्लो को कम कर देगा, यानी बहुत कम करंट इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहीं पे वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट हो गया पोटेंशियल तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सीरीज में नहीं लगा सकते। चलिए उसके बाद मैं करता हूं बात एमीटर की। तो एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, यानी आइडियल का मतलब हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, केवल अंदाजा लगाया, यानी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0, यानी आइडियल कह रहे हैं कि कितना होता है, 0 होता है। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 0। अगर उसको मैं पैरेलल में लगा दूं तो आपको पता है कि करंट उस रास्ते को फॉलो करता है जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो अगर मैं यहाँ पे कोई डिवाइस यूज कर रहा हूं, उसके अक्रॉस एमीटर लगा दूं, तो उस डिवाइस से तो कम ही रेजिस्टेंस होगा एमीटर का, तो डेफिनेटली सारा का सारा करंट किसके थ्रू चला जाएगा, एमीटर के थ्रू, और इसके अंदर करंट का फ्लो ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा, इवन ना भी हो, लगभग ना के बराबर ही होना है, बाकी सारा कहां से चला जाएगा, यहां से। इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। तो इसी के आगे आपका आता है रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक बार देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं।
इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आया R इज डिपेंड्स अपॉन L बाई A। इस सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा रो, L बाई A, where rho is the constant of proportionality and here it is known as resistivity। तो ये आपका क्या आ गया है, resistivity। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि इस रो के फॉर्मूला को अलग लिख दूं, तो रो इज इक्वल टू ए जाएगा ऊपर R इंटू ए और अपॉन में क्या हो जाएगा N। तो ये आ गया आपका रो। इसका SI यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, मीटर। इस मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी SI यूनिट आ गई है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब देखिए यहाँ पे हाउ यू विल डिफाइन रेजिस्टिविटी। अगर मैं किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और उसकी लेंथ कितनी ले लूं, 1 मीटर, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो क्या लिखोगे, रेजिस्टिविटी इज द resistance offered by a wire of unit length and unit area of cross section। रेजिस्टिविटी उस वायर के रेजिस्टेंस को बोलते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके आते हैं, करंट डेंसिटी हो गया, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, कंडक्टिविटी हो गया और कंडक्टेंस हो गया। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, और विच इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। एरिया कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए करंट डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, J से। J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया और विच इज आल्सो इक्वल टू Q बाई T अपॉन A। ये होता है आपका करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो आप यहां से इसकी SI यूनिट भी बना सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है। कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, परपेंडिकुलर। देख लीजिए कि सपोज मेरे पास ये तो है करंट की डायरेक्शन और मैंने यहाँ पे एक एरिया रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन है करंट की। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका देखूं तो ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ए था आपका, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया इस तरह से। तो केवल और केवल इस करंट की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आ रहा है, केवल और केवल हम वही यूज करेंगे। जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके रास्ते में आ रहा है, हम केवल और केवल वही यूज कर सकते हैं। तो J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा। तो इस एरिया का ये आपका ये जो कंपोनेंट ये हो गया A cos थीटा और ये हो गया आपका A sin थीटा। तो केवल हम क्या यूज करेंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इसके रास्ते में आएगा वो। तो इसी तरह से आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है। कंडक्टेंस जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आज के वीडियो में शायद इतना सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा ज्यादा मैंने आज किया है क्योंकि सारी चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो और बहुत सी चीजें आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो।